नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। शो खास महिलाओं के लिए है। आप चाहे हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग फीमेल, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारे शो पर आएंगे जो एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। आज शो में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान नेल्सन डिसूजा, iPass फाइनेंशियल्स के डेप्यूटी MD। नेल्सन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। शो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको है अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिख के 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। इसी के साथ बढ़ते हमारा पहला सवाल ईमेल के जरिए आया है महालक्ष्मी नायडू हैदराबाद से। ये लिखती हैं कि 15 से 20,000 रुपए हर महीने निवेश करना चाहती हैं और जानना चाह रही हैं क्या प्रोसीजर है और किन फंड्स का इन्हें चुनाव करना चाहिए। नेल्सन, क्या सलाह देंगे अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो? अच्छा, पहले तो आपको खाता खोलना पड़ेगा। खाते के पहले आपको आपका KYC करवाना पड़ेगा। KYC मतलब नो योर कस्टमर। ये एक सबसे अहम चीज़ है आजकल जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, या स्टॉक मार्केट की बात करें या म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पर आपको KYC करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ दे के आपका KYC करवाना है। KYC करवाने के लिए आप अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप जाके ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल फंड का जो ट्रेड बॉडी है एम्फी, इसने CDSL वेंचर्स के साथ एक टाई अप किया हुआ है, जहाँ पर CDSL के अलग अलग जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर्स है वहाँ पर जाके आप आपका KYC करवा सकती हैं। इनका लिस्ट आपको एम्फी, CDSL या फंड हाउस, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनके वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। आप इस लिस्ट को देखें और पता लगाएंगे कहाँ पर आपका KYC करवाना है। इसके बाद आपको ये समझना है कि आप किस तरह के फ़ंड चूज़ कर लें। फ़ंड चूज़ करने के लिए आपको पहले तो लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। फ़ंड का लगभग 2 से 3 साल का परफॉर्मेंस इसके लिए ठीक रहेगा। एनालिस्ट और कुछ और चीज़ें देखते हैं जहाँ पर आम आदमी कैलकुलेशन इस तरह के कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, जैसे शार्प रेशो, सोर्टिनो रेशो, जेनसन अल्फा। इसके अलावा आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं और फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। मगर सबसे आसान बात रहेगी जब आप एक लिस्ट देखें जहाँ पर आपको रिकमेंडेड फंड्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आजकल क्रिसिल के वेबसाइट पे आपको इसका लिस्ट मिलेगा, या fundsupermart.com के लिस्ट वेबसाइट पे मिलेगा, या आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट पे मिलेगा। इस रिकमेंडेड लिस्ट को देखें और इस लिस्ट के बेसिस पर आप फंड चूज़ कर लें। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है आपको चॉइस करना है कि आप कहाँ से फ़ंड लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट फंड हाउस से चॉइस कर सकते हैं या बैंक के ज़रिए ले सकते हैं। आप अलग से आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के ज़रिए भी आप ले सकती हैं इन फंड्स को। फंड आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही सिंगल अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप SIP मतलब हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पर आपसे जानना चाहेंगे इन्होंने स्पेसिफिकली, क्योंकि लिखा था कि हर महीने ये निवेश करना चाह रहे हैं, यानी कि SIP के जरिए ये निवेश करेंगी, लेकिन खासतौर पर इन्होंने चॉइस ऑफ फंड्स के बारे में जानना चाहती हैं कि किस तरह से अपने प्रोफाइल को देखते हुए किस तरह से फंड्स को लेकर इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, चॉइस ऑफ फंड्स मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे सकता हूँ इनके लिए, मगर इसके अलावा आप खुद चॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कुछ ज़्यादा टेक्निकल बन जाती हैं आम आदमी के लिए। तो यहाँ पर मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप रेकमेंडेड लिस्ट को देखें। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, जैसे क्रिसिल का वेबसाइट है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है, इनका जो लिस्ट है आप इसको देख सकती हैं, और fundsupermart.com है। इसके अलावा वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन है। इस लिस्ट को देख के आप चूज़ कर लें। आप खुद करना चाहते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें फंड का कि कैसा रहा है 2-3 सालों में। इसके अलावा आप फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप जब आपका पोर्टफोलियो बना लें तो एक बार आप आपके रिस्क एपेटाइट को जान लें, आपका जो कितना लॉन्ग टर्म होराइजन है। यहाँ पर आपने बताया कि 10 से 15 साल आप 15 से 20 हज़ार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप यदि 20 हज़ार 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यदि आपको 10% का रिटर्न मिले तो
लगभग आप 80 लाख तक जुड़ा पाएंगी। मेरा रिकमेंडेशन लिस्ट इस तरह है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, जहां पर आप 30% आपके टोटल अमाउंट में से 30% इसमें डाल सकते हैं। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड, जहां पर 20% आपके एलोकेशन में से लगा सकती हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जहां पर 20% आप लगा सकते हैं, और एचडीएफसी बैलेंस फंड 30%। साल में एक बार रिव्यू कर लें आपका पोर्टफोलियो। इसके अलावा तो महालक्ष्मी, जैसे कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रही हैं, तो पहली बात तो ये कि आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखती हैं, तो आप इक्विटी फंड से शुरुआत कर सकती हैं। इसके अलावा अपना पोर्टफोलियो कैसे एलोकेशन करनी है वो आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और हाइब्रिड फंड्स में आप निवेश कर सकती हैं, और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मॉनिटर कर सकती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये SMS के जरिए भेजा है नरीजा ने। ये कहती है कि SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्होंने निवेश किया था और उसके डिविडेंड ऑप्शन को इन्होंने चुना था। तक इन्हें करीब 1000 रुपए का डिविडेंड मिला है, और जानना चाह रहे हैं क्या आगे इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, ये फंड किस तरह का परफॉर्मेंस इसका रहा है। नेल्सन, क्या राय देंगे आप? देखिए, इस फंड ने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। मेरी राय रहेगी कि आप इस फंड को एग्जिट कर लें, मगर इसके पहले आप एक बार समझ लें कि आपका जो पोर्टफोलियो क्या ये डाइवर्सिफाई हो चुका है, मतलब क्या ये लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स में स्प्रेड हो चुका है। इसमें यदि आपका कोई ऐसा एलोकेशन नहीं है, तो इस ऐसा आपका एलोकेशन है, सॉरी, तो आप इस कॉन्ट्रा फंड को निकाल के और एक दूसरा कॉन्ट्रा फंड लगाएं। रेलिगेयर कॉन्ट्रा फंड इसके लिए सबसे अच्छा है। यदि आपका एलोकेशन पहले से बना नहीं है, तो एलोकेशन बनाने के लिए आप एक लार्ज कैप फंड में पैसे डालें। डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड इसके लिए सबसे अच्छा फंड है। जी, तो जैसे नरीजा इन्होंने जवाब दिया आपको, जो आपका फंड है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं है, तो आप डीएसपी बीआर का टॉप 100 फंड चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो फंड है इसका जो परफॉर्मेंस है कुछ समय से देखा जाए तो काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है। कुछ खास इसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। करीब 5 साल में इसने 3.5% के रिटर्न दिए हैं। इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। शो एक्सक्लूसिवली हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है, और ईमेल और साथ ही SMS के जरिए हमें ढेर सारे सवाल आते हैं। एक बार और बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अगर आप हमें SMS के द्वारा अपने सवाल भेजना चाहती है तो हमारा कोड है SHE। आप उसे अपने टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE लिख के 575 लिखकर भेज सकती हैं। आप इसके अलावा ईमेल से भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो याद रहे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सके। आपके सवालों के जवाब आज दे रहे हैं नेल्सन। और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये ईमेल के जरिए भेजा है पुष्पा सिंह ने। ये है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और लिखती हैं कि इनके हस्बैंड और ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये इंडिया आने वाले हैं। फिलहाल इनके NRI अकाउंट में करीब 40 लाख रुपए हैं। जानना चाह रही हैं कि इसे कैसे और कहाँ निवेश करना इनके लिए ठीक होगा। नेल्सन, देखिए, यहाँ पर अमाउंट बड़ा है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अमाउंट बड़ा है, इसीलिए आपको आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, मतलब स्प्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया है, मगर कहीं इनका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल का टाइम फ्रेम है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ देख लें। AIG शॉर्ट टर्म फंड इसके लिए सबसे बेहतर है। यहाँ पर यदि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है और इनको इस पैसे को इक्विटीज़ में लगाने हैं, तो यहाँ पर इनको पहले अपना गोल समझना है और रिस्क प्रोफाइल, खुद का जो रिस्क प्रोफाइल है उसको समझना है कि क्या ये रिस्क ले सकती हैं, तो कितना रिस्क ले सकती हैं। इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन ये भी रहेगा कि आप इसको धीरे धीरे आप एक डेट फंड में लगा के पहले, और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको इक्विटीज़ में लगाएं। यहाँ पर एक सिस्टम मिलता है आपको म्यूचुअल फंड में, जिसको बताते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, STP। आप STP के ज़रिए पहले आप पैसे डेट फंड में डालें, जो मैंने आपको पहले बताया AIG शॉर्ट टर्म फंड, और उसके बाद धीरे धीरे आप हर महीने इक्विटी फंड्स में इसको निवेश कर लें। मेरा जो रिकमेंडेशन लिस्ट इस तरह है। IDFC मनी मैनेजर फंड, ट्रेजरी एडवांटेज प्लान ले लें इसमें, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड, DSP ब्लैक रॉक मनी मैनेजर फंड, DSP ब्लैक रॉक 100 टॉप 100 फंड, ICICI प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, और UTI ट्रेजरी एडवांटेज फंड। इसके अलावा UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में भी आप पैसे लगा सकती हैं। तो आप इन फंड्स में शुरू कर लें, और लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा ही रहेगा।
जी नेल्सन, तो कुछ फंड्स आपने इनके सामने रखे हैं, एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, धीरे धीरे डेट फंड में इनका इक्विटी से ट्रांसफर होता जाएगा पैसा। लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी ईमेल में ये भी मेंशन किया है कि दिवाली पर ये इंडिया आने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में इनको कुछ गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? गोल्ड में देखिए, मेरा व्यू पर्सनली मुझे नेगेटिव लगता है। गोल्ड आजकल ज़्यादा रैली कर रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड में अभी कुछ एडवांटेज या गेन का फ्यूचर मिलने वाला है। आप ब्रॉड डेटा देखेंगे तो गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं घट चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% इस साल अप्रैल से लेके घट चुके हैं। इसका मतलब ये है कि गोल्ड श्रिंक हो रहा है डिमांड के मामलों में, बट रुपी का जो वैल्यू बहुत वीक हो चुका है। इसकी वजह से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से गोल्ड, तो इसकी वजह से इंडिया का जो गोल्ड प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। इंटरनेशनली भी थोड़ा सा बढ़ चुका है, मगर ये इसलिए क्योंकि ग्लोबल थोड़े प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड रैली कर पाएगा। मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप गोल्ड को अवॉइड कर लें और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ देख लें। इक्विटीज़ के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत सारे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं अपने देश में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जब सोचेंगे तो इक्विटीज़ की तरफ देख लें। जी, तो पुष्पा, आपने जो अपनी क्वेरी हमें भेजी थी उसका जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। आप एसटीपी एक अच्छा विकल्प है आपके सामने, अगर आप धीरे धीरे अपनी जो रकम है 40 लाख की उसे निवेश करना चाह रहे हैं, आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी नोट पर एक और सवाल लेते हैं। इन्होंने भेजा है, अशुमति हैं ये जम्मू से, ये लिखती हैं कि इन्होंने कुछ पॉलिसीज ले रखी हैं LIC की, साथ ही अवीवा और बिरला सन लाइफ की भी। इनमें से 2 यूलिप्स हैं और कुछ अच्छा इनको रिटर्न्स नहीं मिले हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगती हैं, तो पूछ रहे हैं कि पॉलिसी में आगे कंटिन्यू करना इनके लिए अच्छा होगा। नेल्सन, देखिए, इंश्योरेंस मेरे हिसाब से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकता है। आप इंश्योरेंस लेती हैं तो आप इंश्योरेंस अपने लाइफ कवर के लिए लेते हैं, तो आप इसको लाइफ कवर के नज़रिए से ही देख लें। इसके आगे आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे इंश्योरेंस के लिए, तो ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, फंडामेंटली इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि चार्जेस इसलिए क्योंकि आपको लाइफ कवर देने के लिए उनको चार्ज करना ही पड़ता है। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में भी पैसे बनाने का चांस बहुत कम लगेगा यहाँ पर। और मार्केट के साइकिल देखिए, आज इनके मैंने जो पॉलिसीज देखे यहाँ पर, मार्केट साइकिल की वजह से यहाँ पर बहुत लॉस हो चुका है। क्योंकि मार्केट जब डाउन है और उसके ऊपर आपके चार्जेस लगेंगे तो आप इसमें पैसे बना ही नहीं पाओगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक बार इनको रिव्यू कर लें। यहाँ पर देखिए, आपके पास 3 पॉलिसीज हैं, 2 यूनिट लिंक्ड हैं जो मार्केट से लिंक्ड हैं। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें और देखेंगे मिनिमम पेमेंट पीरियड क्या है, उसके बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो LIC मनी बैक पॉलिसी जो है, ये एंडोमेंट प्लान इसको बताते हैं, यहाँ पर चार्जेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ रिटर्न्स इतनी आसानी से मिल जाएंगे। हो सके तो आप सरेंडर कर लें, मगर सरेंडर का भी चार्ज बहुत हाई होता है। ज़्यादातर मेरी सलाह रहती है जहाँ पर ये ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं कि आप इसको होल्ड कर लें और इसका टर्म कंप्लीट कर लें, क्योंकि रिटर्न इस लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न आना बहुत मुश्किल आएगा, तो बहुत कम रिटर्न आता है इन पॉलिसीज़ में। जी नेल्सन, तो अशुमति, जो आपने 3 पॉलिसीज यहाँ पर बताई थी उनमें से 2 यूलिप्स हैं, और क्योंकि यूलिप्स का इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, तो जाहिर है कि जो भी उतार चढ़ाव होगा उसका असर आपके निवेश पर पड़ेगा। तो LIC की जो पॉलिसी है उसमें आप निवेश बरकरार रख सकते हैं, और बाकी पॉलिसीज में अगर आपको 3-4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप उन्हें सरेंडर करने की भी सोच सकती हैं। फुली पेड अप करना भी एक ऑप्शन आपके सामने होगा। इसी नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट के आएंगे और बताएंगे कि क्यों है ज़रूरी बैंक में बचत खाता खोलना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट की। औरतों के लिए क्यों है ज़रूरी एक सेविंग्स अकाउंट होना, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अपना खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई सारे बैंक्स हैं जो कि कई स्कीम्स लेकर आए हैं। हमारे गेस्ट जो हैं आज के नेल्सन, वो हमें बताएंगे नेल्सन क्या क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त, अगर आप अपने हस्बैंड पे या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं तो फीमेल्स के लिए क्या कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं बैंक्स की। आजकल पब्लिक सेक्टर और बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं महिलाओं के लिए, जहां पर आप आपके जो स्पेयर कैश और जो मंथली एक्सपेंसेस जो खर्चे की जो कैश है, आप सेविंग्स अकाउंट में लगा के उस पर थोड़ा इंटरेस्ट आप अर्न कर पाएंगे। आजकल देखिए, एक साल पहले तो आपको सेविंग्स अकाउंट पे सिर्फ 3.5% का रिटर्न मिलता था इंटरेस्ट के ज़रिए, मगर RBI ने इसमें थोड़ा बदलाव किया, जिसकी वजह से बैंक्स इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट बैंक्स में
6 से 7% का भी आपको सेविंग्स पे रिटर्न मिलता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आप देख पाएंगे, जैसे कॉरपोरेशन बैंक का कॉर्प महिला पावर अकाउंट है, जहां पर आपको 1 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ। इसके अलावा आप 1 लाख तक का पर्सनल लोन भी ले सकती हैं, मगर ये सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, जैसे नाम से आपको पता लगता है। इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक के भी कुछ स्कीम्स हैं जो लोन लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट बताए जाते हैं। साउथ इंडियन बैंक के 2 स्पेशल स्कीम्स हैं, एक महिला स्कीम बोला जाता है SIB महिला स्कीम, और दूसरा जो है महिला प्लस सेविंग्स अकाउंट। महिला स्कीम जो है, जो प्लेन वनीला सेविंग्स अकाउंट विमेंस के लिए है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। इंश्योरेंस आप कर सकती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बना सकती हैं, इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है, आप चाहे तो पर्सनल लोन भी देख सकती हैं। महिला प्लस सेविंग्स अकाउंट में आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर आपको जो अकाउंट ओपनिंग अमाउंट है 25,000 का है, इसके अलावा आप 1,000 रुपये का RD भी बना सकती हैं। महिला अकाउंट में आपको 1 साल का इंश्योरेंस कवर फ्री मिलता है। दूसरे साल में यदि आप RD से शुरू करती हैं तो दूसरे साल के लिए भी आपको एक इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, RD की फैसिलिटीज जैसे कई सारे बैंकों में है, आप जो ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो साथ ही आप RD भी, क्योंकि एक आपका नियमित निवेश हो जाता है, आप थोड़ी सी राशि के साथ अपनी सेविंग्स कर सकती है। पर साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर खुद का कारोबार कोई करना चाह रहा है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश कर रहे हैं, बुटीक खोलने की सोच रहे हैं, तो उस केस में ये इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं या लोन लिंक्ड अकाउंट्स हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके? देखिए, आप पर्सनल लोन लेके आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है कि क्योंकि पर्सनल लोन का रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा हाई रहता है। मगर आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसी स्कीम्स देखेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का जो एक स्कीम है महिला उद्यम निधि, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आपके कारोबार के लिए लोन मिलता है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफ़े, बुटीक, ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग कारोबारों के लिए आप लोन ले सकती हैं। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए बनाया गया है। आप ऐसे लोन्स की तरफ देख लें। पर्सनल लोन लेके आप कारोबार शुरू करेंगे तो इसमें थोड़ा रिस्क बनता है, क्योंकि आप पर्सनल लोन के इंटरेस्ट देखेंगे तो 15 से 20% तक बन जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे लोन ले लें जो स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए बने हैं। जी, साथ ही एक तरह की आज़ादी मिल जाती है, अगर क्योंकि सभी बैंक्स में डेबिट कार्ड की सुविधा है, और साथ ही ICICI बैंक में जैसे कि हम देख सकते हैं ग्राफिक्स में भी कि एडवांटेज वुमेन सेविंग्स अकाउंट जो है उसमें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है। तो ये जो कुछ स्कीम्स हैं ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इसके साथ ही चलिए वाइंड अप करते हैं आज के शो को। नेल्सन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप शो में जुड़े और अपने लिए समय निकाला। साथ ही कुछ और सवाल लेंगे अगले हफ्ते। जाने से पहले बता दें कैसे भेज सकते हैं आप SMS। करना सिर्फ आपको ये अपने टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE लिख के 575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल से भी सवाल हम तक पहुंचा सकती है। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork। इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं आज के शो को। अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।